Fifth lecture में C programming, C keywords. Keywords are the special words जिनका जो है कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग होता है, सी कीवर्ड्स बोलते हैं, जिनका कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग है। इन वर्ड्स को हम एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ये लिस्ट है सी में जो सी कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट है। जैसे ऑटो जो है स्टोरेज क्लास है, ब्रेक जो है लूप्स को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक इस कीवर्ड यूज करते हैं। ये हम स्विच केस के अंदर यूज करते हैं। कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। ये कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल को किसी वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट करना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। कंटिन्यू है, अगर लूप के अंदर हम एक पर्टिकुलर इटरेशन के लिए कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कंटिन्यू यूज करते हैं। डिफॉल्ट, ये स्विच केस के अंदर जैसे केस है ऐसे डिफॉल्ट केस होता है। डू जो है वाइल लूप में हम डू यूज करते हैं। डबल फिर यहाँ पे डेटा टाइप है, जैसे फ्लोट होता है ऐसे ही डबल भी है। फ्लोट का जो साइज है वो 4 बाइट है, डबल का आपका 8 बाइट होगा। अगर लार्जर वैल्यू स्टोर करानी है, लार्जर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो उसके लिए हम डबल यूज करते हैं। ऐसे ही एल्स जो है हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज करते हैं। एल्स एनुमरेटर जो है ये एनुमरेटर डेटा टाइप, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। एक्सटर्न फिर यहाँ पे स्टोरेज क्लास है, जैसे ऑटो थी, ये वेरिएबल की स्टोरेज क्लास है। वेरिएबल को मेमोरी के अंदर रैम में स्पेस मिलेगा कि रजिस्टर में स्पेस मिलेगा, वो इन स्टोरेज क्लास पर डिपेंड करता है। और उसकी लाइफ टाइम जो है वो प्रोग्राम के अंदर जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक अवेलेबल रहेगा या पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अवेलेबल रहेगा। उसकी लाइफ टाइम जो है वो स्टोरेज क्लास पे ही डिपेंड करती है। ऐसे ही यहाँ पे फ्लोट जो है ये फ्लोट डेटा टाइप है। नेक्स्ट फॉर लूप, ये लूप के लिए यूज करते हैं। कीवर्ड गो टू है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे शिफ्ट करने के लिए। इफ है वही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स। उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप है इंटीजर का। लॉन्ग यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप भी है। इंटीजर का जो साइज होता है अगर 2 बाइट है तो लॉन्ग का होगा आपका 8 बाइट। इंटीजर का 2 बाइट तो लॉन्ग का होगा आपका 8 बाइट। रजिस्टर स्टोरेज क्लास है। फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट है, अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। सॉर्ट यहाँ पे इंटीजर का ही डेटा टाइप है जिसका साइज होता है, अगर इंटीजर का 2 है तो सॉर्ट का होगा 1, इंटीजर का 4 है तो सॉर्ट का 2। ऐसे ही ये साइंड है, अगर केवल हम साइंड वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं। इंटीजर जो है साइंड भी हो सकते हैं, अनसाइंड भी हो सकते हैं। अगर केवल किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में केवल हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं तो उसको हम अनसाइंड से डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करने की रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पैटर्न नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज होते हैं वो अनयूज्ड नहीं रहेंगे, वो भी पॉजिटिव नंबर के लिए यूज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर, अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का मेमोरी में साइज कितना है, 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, 8 बाइट का है, वो फाइंड करना है तो हम साइज ऑफ से कर सकते हैं। स्टैटिक फिर यहाँ पे स्टोरेज क्लास है, जैसे ऑटो थी, एक्सटर्न थी, ऐसे स्टैटिक भी स्टोरेज क्लास है। स्टोरेज क्लासेस आगे आएगा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी आगे आएंगी, लूप्स भी अभी आगे आएंगे। स्ट्रक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए है। स्विच जो है वो केस स्टेटमेंट जहाँ पे हम यूज करते थे स्विच केस। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जैसे ही ऐसे ही मल्टीपल केसेस में से अगर किसी पर्टिकुलर केस को हमें सिलेक्ट करना है, ये मल्टीपल चॉइसेस हैं हमारे पास, उसमें से कोई पर्टिकुलर चॉइस हमें एग्जीक्यूट करानी है, चॉइस के कोरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो हम स्विच केस यूज करते हैं। टाइप डेफ है, अगर कोई पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड टाइप डिफाइन करना चाह रहे हैं। जैसे यूनियन है, अगर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को कंबाइन करना चाह रहे हैं तो हम यूनियन यूज करते हैं। अनसाइंड यहाँ पे जैसे साइंड था ऐसे अनसाइंड है, अगर दोनों नंबर स्टोर कराने हैं साइंड भी अनसाइंड भी तो साइंड यूज कर लो, और खाली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करानी है तो अनसाइंड यूज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है वॉइड कीवर्ड, अगर कोई फंक्शन जो है, क्योंकि सी फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है
तो अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वोड यूज करते हैं। वोलेटाइल यहाँ पे फिर स्टोरेज क्लास है, जैसे स्टैटिक थी, एक्सटर्न थी और ऑटो थी। ऐसे 4 स्टोरेज क्लास हैं, वोलेटाइल भी स्टोरेज क्लास हैं। नेक्स्ट है वाइल, जो कि हम लूप में यूज करते हैं। तो वाइल और फोर दोनों लूप में ही है। और डू, ये भी डू भी हम वाइल, डू वाइल जो लूप होता है उसके अंदर डू कीवर्ड यूज करते हैं। तो इन सब जो वर्ड्स हैं ये, इन सब का कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग है, इसलिए इन वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे। जिनका कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट फर्स्ट सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम लिखते studio.h, और दूसरी हेडर फाइल है आपकी बेसिक हेडर फाइल नहीं है, onio.h। एस इंक्लूड यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये, और studio.h है हेडर फाइल का नाम। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है। जैसे प्रिंटफ इसके अंदर फंक्शन हम यूज करते हैं, अभी करेंगे आगे। तो वो उन फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है इनके अंदर, studio.h के अंदर, onio.h के अंदर। इनपुट आउटपुट फंक्शंस को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ फंक्शंस होते हैं studio.h के अंदर, कुछ फंक्शंस होते हैं onio.h के अंदर। दोनों हेडर फाइल के कंटेंट को अगर हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो उसके लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसको कि प्री प्रोसेसर प्रोसेस करता है। उसका काम है studio.h को हमारी जो इस कंपाइलर की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सर्च करके इस फाइल के कंटेंट को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करने का। तो पहले तो हमें 2 हेडर फाइल इंक्लूड करनी है ही। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे void main। मेन फंक्शन है ये, void होगा यहाँ पे स्मॉल, void main। उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी आएगी यहाँ पे। जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करानी है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर रखेंगे। जैसे अगर हमें केवल एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लो, तो ये हो गया प्रोग्राम। ये फंक्शन है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मतलब यहाँ पे मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके अंदर हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन जो कि studio.h के अंदर डिक्लेयर्ड है, क्योंकि फंक्शन के लिए हमें डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग, ये हमने प्रिंटफ फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। इसकी जो डेफिनेशन है वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर अवेलेबल है, और जो डिक्लेरेशन है वो studio.h के अंदर है। तो 3 चीजें हमें फंक्शन के लिए चाहिए होती हैं। मेन फंक्शन को ना तो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत होती, डिफाइन करने की जरूरत होती है, डिफाइन हमने उसको कर दिया, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल करता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं कट कर ले रहे हैं अभी यहाँ से, और सीधे देव सी प्लस प्लस कंपाइलर है, इसमें पेस्ट कर लो इसे। सेव एज डेस्कटॉप पे p1.c, सी सोर्स फाइल सेव, कंपाइल करो इसको। पहले तो कंपाइल करना है। कंपाइल से क्या होगा कि जो सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंपाइल कर दिया हमने, कंट्रोल F9 से कर सकते हैं कंपाइल, कंपाइल कर दिया F9 से खाली। उसके बाद एग्जीक्यूट रन कराएंगे इसको। रन करने का मतलब होता है कि कंपाइल करने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है, जिसकी लोकेशन यहाँ पे है, ये p1.exe बन गई है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो बाहर भी पड़ी हुई है। ये हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी, ये सोर्स फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो बनी है, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर है अभी, प्रोसेसर से अगर एग्जीक्यूट कराना है तो इसको हमें रन करना पड़ेगा। इसको रन कर लो। तो रन करने के बाद ये आउटपुट आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। सिंपल हमने कंसोल स्क्रीन पे प्रिंटिव फंक्शन के थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है। ये कंसोल स्क्रीन है जहाँ पे आउटपुट आएगा।
ये आपका सोर्स कोड लिखा हुआ है यहाँ पे कंपाइलर के अंदर। ये देर सी प्लस प्लस कंपाइलर जिसके थ्रू हमने पहले प्रोग्राम को सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया है। ये फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो इसमें लिखना बताएगा कैसे लिखते हैं। ये सब पहला सी प्रोग्राम है। इसमें तो कुछ खास नहीं है। प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज करना है और स्कैनर फंक्शन को कैसे यूज करना है, ये कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन है, इसने टर्बो सी प्लस प्लस यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम रिसीविंग इनपुट यहाँ से पढ़ेंगे आगे। आगे प्रिंट फंक्शन और स्कैनर फंक्शन को भी तो हमें काफ़ी जगह यूज करेंगे, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। तो आगे प्रोग्राम करेंगे पहले 2-3, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर।